और पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। 2-4 दिन से वीडियो नहीं ला पा रहे थे, कारण था कि माइक का ख़राब हो जाना। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, मुझे पता नहीं थी कि भाई माइक ख़राब हो जाएगी। अब ख़राब हो गया एग्ज़ाम के वक्त, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से हमने दूसरा माइक जो है ना कहीं से व्यवस्था करके आप लोगों के लिए ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेके आए हैं। अपने वादे के अनुसार हम थोड़ा सा चूक गए, चूँकि हमने बताया था कि 25 से आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज प्रीवियस पेपर लेके आएंगे, लेकिन वो काम मैं नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा गुस्सा में नहीं होंगे। बात कर रहे हैं एग्ज़ाम की। अब ज़्यादा दिन नहीं बची है, मुश्किल से 6 या 7 दिन और बची है। और ये 6 और 7 दिन का जो वक्त है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट वक्त है। ये 7 और से लेके 8 दिन में, यानी 6 से 7 दिन में आपके द्वारा जो प्रयास होगा ना, ये प्रयास ही एक सफलता का एक नया आयाम लिखेगा। एग्ज़ाम जितना करीब आता है बच्चे उतने डर जाते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी एक बात सुनो। सबसे पहले तुम देखो, ऑब्जेक्टिव 35 प्रश्न होता है, यानी इस बार तो सुने हैं कि 70 प्रश्न देगा जिसमें से 35 बनाना है। अगर हम जितना ऑब्जेक्टिव आपको बतलाए हैं, अगर सब ऑब्जेक्टिव को एक बेहतर ढंग से तुम देख लो, अच्छे से समझ लो, तो तुम विश्वास रखो कि तुमको ऑब्जेक्टिव इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। हम जो बता देंगे उतना ही आएगा। एग्ज़ाम के बाद तुम कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि सर आपने जो कहा वैसा ही हुआ, नहीं हुआ वो भी कह देना। तो 35, मान लीजिए 35 में अगर 30 नंबर आप ऑब्जेक्टिव ले आते हैं और प्रैक्टिकल में मान लीजिए 25 नंबर ही मिलता है, तो टोटल तो 55 नंबर होना गया। ये 55 नंबर तो आसान से आ जाएगा, आसानी से। अब बात करते हैं उधर थ्योरी की बात करते हैं। तो उधर थ्योरी में आपको जो है 35 नंबर है। 35 नंबर में मान लीजिए 10 सवाल रहता है 2 नंबर का। 10 में अगर 5 ही सवाल आप डील कर पाते हैं, क्योंकि इसकी भी संख्या 20 रहेगी, लेकिन आप 5 ही डील कर पाते हैं, तो 5 दूना 10 नंबर। चलो भाई 10 इसमें ऐड करो तो 55 और 10 हो गया 65 नंबर। क्लियर। और 5 नंबर का सवाल 6 गो रहेगा, जिसमें 3 गो डील करना है। और अगर मान लीजिए 3 सवाल को अब थोड़ा थोड़ा ही टच करते हैं, 2 ही नंबर सब में देता है, तो इधर हो गया 6 नंबर, है ना। या मान लो ना 10 नंबर इसको लेके चलो, है ना, अराउंड फिगर 10 लेके चलो, तो कितना नंबर हो गया उधर 10 10 20 नंबर। तो 55 इधर था ना, 30 और 25 प्रैक्टिकल में, टोटल आपका 55 और कितना बताएं यहाँ पे 20 नंबर। तो 55 20 आपका हो गया 75 नंबर। डिस्टिंक्शन मार्क्स तो आ ही जा रहा है। तो ये तो नॉर्मल आप ला सकते हैं। वीडियो को आगे मत बढ़ाना, सुनो हम जो कह रहे हैं। दिमाग रिलैक्स रहेगा, मन शांत रहेगा, और ये सच्चाई यही है। तो 75 नंबर तो लाना बहुत आसान है, लेकिन प्रयास अगर थोड़ा और करते हैं, मान लो उधर हम 5 का है, अगर 8 ही सवाल बनाते हैं तो 16 नंबर, यानी 6 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ेगा। और उधर जो है 15 में मान लो 2 नंबर और एक्स्ट्रा करो, तो 2 नंबर तुम और बढ़ाओगे। और 30 का है ऑब्जेक्टिव सही रहेगा, 2 गो और तुम सही कर लो, तो 6 2 8 2 10 नंबर। तो 10 नंबर अगर इसमें ऐड करते हैं तो ये 85 आंकड़ा पुर जाएगा। तो फिजिक्स में 85 लाना, इसी प्रकार केमिस्ट्री में 85 लाना कितना आसान हो जाएगा। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। अब जो है हम आपको बता देते हैं कि हम हर दिन, यानी आज जो 25 तारीख है ना, तो 25 जनवरी 2022, 26 जनवरी 2022 और 27 जनवरी 2022, इन 3 दिनों में हम आज जो है आप लोगों के लिए 2015 एक सीरीज और 2016 ये दूसरा, ये हम सीरीज आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। फिर इसी तरह 2017 से 2019 का, और इसी प्रकार 2017 से 18, तो 2 सीरीज ये हो गया। फिर 19 से 20 तक का ये सीरीज लाएंगे, यानी टोटल आपके लिए 6 सीरीज लाएंगे। और 6 सीरीज में अगर मान लीजिए मिनिमम 100 क्वेश्चन ही हम बताएं, तो 100 क्वेश्चन तुम देख लोगे ना, तो कम से कम आपको इसमें से 30 सवाल ही आएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आ जाएगा। इसलिए वीडियो को तुम ठीक ढंग से देखना, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सवाल बताने का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीवियस पेपर 2015 फिजिक्स क्लास 12। ओके। पहला जो सवाल कह रहा है आपसे, ध्यान से देखेंगे। कहता एक विद्युतीय द्विध्रुव के 2 विपरीत आवेशों से बना है। मतलब एक विद्युतीय द्विध्रुव जो है ना, 2 विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिमाण +3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश का मात्रक होता है, एवं -3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब है, और उनके बीच की दूरी 2.4 गुना 10⁻⁻10 मीटर है।
तो पूछ रहा है विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है, यानी आपसे जो प्रश्न कर रहा है वो कहता है विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से सूचित करते हैं और P बराबर फॉर्मूला होता है Q गुना 2L। ये होता है चूंकि एक विद्युत द्विध्रुव जो है दो आवेशों से मिलकर बने, यानी आवेश का जो मान है यहाँ एक प्लस में एक निगेटिव में वो मत देखो, कुल आवेशों से बना है तो आवेश का मान क्या है, तो आवेश तो भैया प्लस में लो या माइनस में लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी Q का वैल्यू दे दिया आपका, कोई भी आवेश की बात किया इतना दे दिया, यानी 3.2 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और दूरी जो था 2L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इतना, यानी पूरा 2L का वैल्यू इतना दिया है, तो इसमें पुट कर 2.4 गुना 10⁻⁻10। तो पावर जो देखो जा यहाँ देखो -19 है और यहाँ -10 है, दोनों गुना में आएगा तो 10⁻⁻29 हो जाएगा। तो पहले हम लोग पावर देखते किसका -29 है, ये सवाल आंसर तो होगा नहीं चूंकि पावर इसका -27, इसको काट दीजिए, इसको हटा दीजिए। उसके बाद ये देखिए इसमें तो है एगो ये ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन सी लेके चलिए, इसको भी हटा दीजिए, यानी दो ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो गया, एक ये खत्म हो गया और एक आपका ये। अब हमारे पास ऑप्शन बी और सी बच गया। अब हम क्या करेंगे, पावर से नहीं आया आंसर, अब गुना करेंगे, यानी 2.4 को हम अगर 3.2 से गुना करते हैं तो गुना करने पर लगभग 4 दूना 8 है ना, 8, तो 8 लास्ट में 8 ही आएगा, करने का लगभग आपका आंसर 7.68 आएगा। तो ऐसा कहीं ऑप्शन है क्या ये दोनों में, ये तो 7.86 है, ये 7.68, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है पहला नंबर सवाल का। देखो सवाल सब में क्या होता है, समय कम होता है, ये कंपटीशन में होता है, लेकिन आपके पास बहुत समय रहेगी, इसलिए अच्छे से गुना करके जो आंसर होगा आप डाल दीजिएगा। ये हमारे एक अलग सा प्रयास, एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम लोग चाहते हैं कि जल्दी आंसर बना लें। तो ऑप्शन बी जो है ना इसका सबसे परफेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब ये क्वेश्चन तुम ही देखो, हमने पिछला जो सेट बनाया था उसमें कितना बार बतलाया था, प्रोसेस से बताया था। तो जो बच्चे हमारे नए हमसे जुड़े हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज 1 देख लेना और तुम बना लोगे ये सवाल। मैं प्रोसेस से ये सवाल बतलाया हूँ। प्रश्न कहता है कि 64 समरूप बूंदें जिनके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, यानी कैपेसिटर आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 64 बूंदों का आयतन एक बड़े बूंद के आयतन के बराबर होता है, और इसके लिए सीधा हम आंसर बताए थे कि 20 माइक्रोफैराड, याद रखना। तो ऑप्शन में देखते हैं कहीं 20 माइक्रोफैराड है क्या, ये 164 होगा, बिल्कुल नहीं, 20 दिया है तो इसका आंसर यही होगा। इसका उत्तर जो है मैं प्रोसेस से बना के रख दिया हूँ, पीछे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। भैया किलोवाट घंटा मात्रक ऊर्जा का होता है, देखते हैं ऊर्जा कहीं है, ऑप्शन ए में ऊर्जा दिया हुआ है तो मैं ऊर्जा के साथ जाऊंगा। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम से हम लोग जानते हैं, किरचॉफ के नियम से लिया गया प्रश्न है, और किरचॉफ का प्रथम नियम से हम लोग जानते हैं कि बिंदु की तरफ आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। मतलब बिंदु की तरफ आने वाली जितने भी धारा होती है सबका योग कितना होता है, शून्य के बराबर होता है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा हम जाएंगे शून्य के साथ। तो ऑप्शन देखते हैं, ए नहीं होगा, अनंत है, धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं हो, शून्य ऑप्शन सी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा ना, हम लोग जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अब प्रश्न नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि चुंबकशीलता की बीमा ml T⁻⁻2 I⁻2 होता है। तो ऑप्शन कहीं है, ऑप्शन ए देखते हैं, ml T⁻2 I⁻2। यस, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बार आप इसे मिला लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। LR कहने का मतलब, L मतलब हो गया प्रेरकत्व, इस तरह का जो तस्वीर देखेंगे L हो गया, और इसमें अगर प्रतिरोध जोड़ देंगे तो R हो गया, यानी ये बन गया आपका LR परिपथ, ठीक है। और इसकी प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा को हम लोग Z से सूचित करते हैं, और Z बराबर आप जानते हैं √अंडर होता है, चूंकि LR परिपथ का है तो R² + X प्रेरकत्व के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ R² प्रतिरोध हो गया और यहाँ XL जो हो गया प्रतिघात हो गया, किसका, तो प्रेरकत्व प्रतिघात, क्लियर। और आपको पता है कि XL जो होता है बराबर होता है ω_L के, तो हम इस XL के बदला ω_L अगर डाल देते हैं, जैसे XL ω_L के बराबर है ना, तो यहाँ ω_L डालेंगे तो क्या होगा,
तो होगा, अब देखते हैं क्या होता है। जेड बराबर आर स्क्वायर तो होगा और एक्सएल को ओमेगा यानी ओमेगा के स्क्वायर एल स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबाधा आपका ये निकल जाएगा। तो कहीं ऑप्शन ऐसा है क्या? ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन सी जो है ना इसका आंसर ये दिख रहा है। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही 6 का जो सही उत्तर है वो माफ कीजिएगा, 6 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी के साथ हम लोग चलेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। और आपको हम बताए थे कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की जो दिशा होती है वो ई गुने बी वेक्टर के समानांतर होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, नहीं होगा, ई नहीं होगा, बी गुने ई है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य में क्या बदलाव होता है? बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है कि आंकड़े ये पूर्ण नहीं है? और ये सवाल हमने 2 बार बतलाया है पिछले सीरीज में। तो ये प्रश्न आज का रहा HW। आप इसका सही उत्तर बताएंगे कि सर 2015 क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो ए होगा। मतलब बता रहे हैं, बी भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आयाम मॉडलन सूचकांक का मान होता है। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं आयाम मॉडलन म्यू बराबर होता है EM बट्टा EC। क्लियर? EM का मतलब होता है आयाम मतलब मॉडलन संकेत का आयाम। EM मतलब होता है क्या है? तो मॉडलन संकेत का आयाम। और EC का मतलब होता है वाहक संकेत का आयाम। और इसका जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, ये बताए थे क्लास में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना हम लोग जाएंगे किसके साथ? हमेशा 0 नहीं, 1 और नहीं, 0 और 1 के भी बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नॉर NOR गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। और नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो A+B बराबर हुआ, ये तो हो गया आपका OR गेट का। और एक रिंग दे देंगे तो ये बन जाएगा आपका नॉर गेट का। तो ऑप्शन ऐसा कहीं दिखता है? नहीं है, नहीं है, डॉट है, नहीं होगा, ये प्लस। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कोई बच्चे को अगर परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे, अपनी समस्या से हमें रूबरू कराएंगे। हमें आपकी परेशानी को दूर करके बहुत ही खुशी मिलती है और काफ़ी अच्छा जवाब आप लोग लिखते हैं, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता होती है। तुमको पता है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता जो होता है वो क्या होता है? तो चालक के सतह पर क्षेत्र रेखाओं का कोई समानांतर घटक नहीं होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं? एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इसके लिए अगर बात करें, क्योंकि आवेशित चालक की सतह पर क्षेत्र रेखाओं का कोई समानांतर घटक नहीं होता है। याद रखना, ऐसा इसलिए क्योंकि सारा आवेश चालक के सतह पे क्या होता है? जमा हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हो ऑप्शन कह क्या रहा है? यहाँ शून्य कह रहा है, सतह का स्पर्शीय कह रहा है, सतह के लंबवत कह रहा है। और अभी हमने क्या बोला? तो कोई समानांतर घटक नहीं होता है, नहीं यानी घटक नहीं होता यानी लंबवत घटक होगा। तो ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। वैसे एक बार आप लोग देख के हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं कि मुक्त आकाश की परावैद्युतांक होता है। मुक्त आकाश की परावैद्युतांक क्या होता है? और यानी एप्सिलॉन नॉट का मान, और इसका बताए थे 8.85 × 10⁻⁻12। और मात्रक की बात किया तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग फैराडे प्रति मीटर भी बोलते हैं या फैराडे इनवर्स बोलते हैं। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहीं है क्या? ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, 8.85 × 10⁻12 फैराडे, ये बिल्कुल उत्तर सही है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ये प्रश्न मैंने पिछले क्लास में कई बार बतलाया, समझा के बतलाया है। ओम के नियम से कि V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V/R, इस तरह से बताए थे ना। और एक V की बात किए तो गुना किए थे तो V²/R करके लाए थे। आपको याद भी होगा, जो बच्चे हमारे वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनको ये बात याद होगी। और इसका जो सीधा मात्रक होगा हम लोग जाएंगे V²/R। कहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब इसका
होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। कई बार ये प्रश्न हमने बताया था, लगता है 5वां बार होगा। और इसका जो सही उत्तर होगा ना वो होता है ऊर्जा। तो ऊर्जा कहीं है क्या? नहीं है। आवेश तो होता है मात्रक, आवेश का मात्रक तो होता है कूलम, विभवांतर का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है। तो ऊर्जा बच गया, तो ऊर्जा के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है 15वां कि लेंज का नियम संबद्ध है। मतलब लेंज का नियम किससे संबद्ध है? तो हमने बताया था लेंज का नियम कहता है कि अपने ही धारा की उत्पत्ति का क्या करता है? विरोध करता है। तो और ये संरक्षित होता है। मतलब ये जो है क्या होता है? संरक्षित। और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ऐसा हमने आपको बतलाया था, आपको शायद याद भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा, देखते हैं क्या होगा। आवेश संरक्षण नहीं हो, द्रव्यमान संरक्षण नहीं होगा, ऊर्जा दिया है, आगे संवेग, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ना वो काल्पनिक एवं उल्टा होता है, ऐसा हमने बतलाया था। खैर देखते हैं ऑप्शन है क्या। यहाँ पर ऑप्शन वास्तविक एवं सीधा नहीं होगा, वास्तविक एवं उल्टा नहीं होगा, काल्पनिक एवं उल्टा। तो ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तब संयोग, संयोग का मतलब जोड़, की फोकस दूरी होगी, क्या होगी? तो हमने बतलाया था कि 1/f बराबर 1/2 है, तो f1 प्लस 1/f2 दो है ना, और दोनों का फोकस समान है, यानी इसका भी f है, इसका भी f है। तो कहने का मतलब 1/f बराबर 1/f1 के बदला f रख सकते हैं, इसका भी f रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर, तो 1/f प्लस 1/f, तो यानी दोनों का लॉस ले लेंगे तो f हो जाएगा। तो एक बार f से भाग देंगे तो 1 + 1 यानी 2/f, ये पलट जाएगा तो भैया ये भी पलट जाएगा, f बराबर हो जाएगा f/2, है ना, ये हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में ऐसा है कि नहीं। f है, नहीं होगा, 2f नहीं होगा, f/2 बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या ये बात आप समझ में आया हमने क्या बतलाया? अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। 17 नंबर का सर समझ में नहीं आया तो मैं उसको बतला दूंगा। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति का पुष्टि करता है। अरे भाई, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि तो प्रकाश का ध्रुवन चैप्टर में हमने बतलाया था कि ध्रुवन न करता है। तो देखते हैं ध्रुवन है कहीं ऑप्शन में? व्यतिकरण नहीं, परावर्तन नहीं, ध्रुवन है। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? ये प्रश्न हमने पिछले क्लास में ही बतलाया था और इसका मुख्य कारण व्यतिकरण होता है। भाई व्यतिकरण क्या होता है? तो हमने बतलाया था ना अध्यारोपण में प्रकाश का, कि समान आवृत्ति की जब दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में गमन करती है तो वो कहीं पे प्रकाश की तीव्रता महत्तम और कहीं पे प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता महत्तम होती है वहाँ पर रचनात्मक व्यतिकरण या संपोषी व्यतिकरण का निर्माण होता है, याद रखना, ये भी पूछ सकता है। और जहाँ पे न्यूनतम होता है वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण की रचना होती है। तो प्रकाश में इस प्रकार होने वाली घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं हम लोग? अध्यारोपण कहते हैं, ऐसा बतलाए थे, है ना, व्यतिकरण चैप्टर में। व्यतिकरण विवर्तन एक चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, तो वो व्यतिकरण होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, व्यतिकरण कहीं है, प्रकीर्णन है, अव्यतिकरण तो है ही, तो ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई मतलब इस तरह से फाई कोण का कलांतर हो, कला में अंतर यानी कलांतर, तो शक्ति गुणांक का मान होता है, क्या होता है? ये आपसे पूछ रहा है। तो शक्ति गुणांक बराबर आप जानते हैं वास्तविक शक्ति, है ना, बट्टा आभासी शक्ति होता है। तो वास्तविक शक्ति के लिए हमने बतलाया, और दोनों के अंतर यानी वास्तविक और मतलब आभासी शक्ति के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग कलांतर फाई कहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वास्तविक शक्ति भी आई कॉस फाई बट्टा
क्या होता है, भी आई होता है, तो भी आई से भी आई कट जाएगा तो कॉस फाई ही ना बचेगा, तो इसका उत्तर कॉस फाई होगा। लेकिन देखते हैं ऑप्शन में क्या, टेन फाई नहीं, कॉस स्क्वायर फाई नहीं, साइन स्क्वायर फाई नहीं, कॉस फाई है, तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला जो प्रश्न है कई बार पूछा है, प्रश्न कह रहा है सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो आंसर होगा इसका हेनरी। तो देखते हैं हेनरी कहीं है, वेबर है, ओम है, हेनरी है, तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। क्लियर। देखो बहुत कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर दें, ताकि आप लोग एग्ज़ाम पास करने के साथ साथ कंपटीशन का भी एग्ज़ाम बेहतर ढंग से पास कर जाएं। अगर साइंस से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। ये सोच के साथ हम पढ़ाते हैं, पता नहीं आप किस सोच के साथ पढ़ते हैं। नंबर लाना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ आपको ये नॉलेज भी प्राप्त करना है, ताकि आगे चल के आप आने वाली पीढ़ी को कुछ बतला सकें। क्वेश्चन नंबर 22 की बात किया जाए तो कहता है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, यानी डायनेमो जो होता है किसके सिद्धांत पर आधारित है। ये बात हमने आपको बृहद रूप से बतलाया था पिछले वीडियो में, प्लीज़ देख लेना जो बच्चे नहीं देखे हैं। एग्ज़ाम का ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन 24 घंटा में तुम्हारे पास 1 घंटा तो समय निकालना ही पड़ेगा। कहीं भी आप वीडियो को देख लें, ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वक्त नहीं है किताब देखने की। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, तो उसका जो सही उत्तर होगा हम बतलाए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, तो ऑप्शन कहीं है, नहीं है। धारा का उसमें प्रभाव चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अच्छा चुंबकीय प्रेरणा विद्युत चुंबकीय, नहीं हम बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब चलते हैं प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कहता है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण, भैया क्या समीकरण है, तो ये समीकरण दिया है, से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति है। देखो ये प्रश्न कई बार पूछा है, और ये क्या बोल रहे, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको एक बार तुम अच्छे से देखो, मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तुमको पता है, यहाँ पे लिखते जाना, चूंकि हम मिटाएंगे। आई बराबर होता आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, इसको तुम पहले नोट कर लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। मान लिया, यहाँ पे आई नॉट मतलब हो गया शिखर मान, क्या हो गया, शिखर मान, आई नॉट। क्लियर। चलो अब आगे, तुमको पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2πf होता है। क्लियर। और आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे यहाँ है ना भाई, ओमेगा टी होता है ना सूत्र में, तो ओमेगा के बदला हम लिख सकते हैं 2πf, ओमेगा का मान है ना, और साथ में टी है तो टी दे देते हैं। यहाँ पाई टी है, कोई बात नहीं, टी दे सकते हैं। क्लियर। अब आगे चलो, तुमको पता है आई बराबर होता है आई नोट, तो आई नोट का मान कितना दिया है, तो 0.6 दिया है, तो 0.6 लिख दो। साइन है तो साइन लिख देते हैं, आई के बदला ये लिख दिए हैं, साइन लिख दिए हैं। 100 है तो 100 लिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 100 है तो लिखो ना, साइन 100, पाई टी है तो पाई टी। क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हम चूंकि ओमेगा टी का मान, तो ओमेगा टी किसके बराबर है, चूंकि आई नोट ना इसके बराबर है जी, तो ओमेगा टी तो इसके बराबर ना है। कहने का मतलब ओमेगा के बदला हम लिख सकते हैं 2πf। क्लियर। और ओमेगा का मान इतना ही ना दिया है जी, 100 पाई दिया है, तो पाई से अगर पाई कट गया तो f बराबर, f को रहने दो, f बराबर कितना हो गया 100, आई 2 गुना इधर गया तो भाग में, तो काटेंगे तो 50 ही ना होगा, तो आंसर इसका 50 होगा। देखते हैं 50 कहीं है, 50 पाई है। अब देखो पाई से पाई तो कट ही ना गया था, तो पाई नहीं होगा, 50 आंसर होगा। तो क्वेश्चन 23 का जो सही उत्तर होगा हम लोग जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। देखो कंफ्यूज मत करना, समझा देना अगर नहीं समझ में आया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कहता है निकेल क्या है, तो निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, सिंपल सा बात है। तो आंसर देखते हैं कहीं, प्रति चुंबकीय नहीं होगा, अनुचुंबकीय नहीं होगा, ऑप्शन सी दिया है, तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बूस्टर का नियम है, बूस्टर का नियम क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि बूस्टर का नियम हमने बताया था, म्यू बराबर होता है 10 बताए थे, तो कहीं है देखिए, तो 10 म्यू बराबर साइन है, म्यू बराबर कॉस है, 10 है, और सॉरी क्वेश्चन 25 का जो ऑप्शन होगा हम लोग जाएंगे किसके साथ, तो क्वेश्चन नंबर जाएंगे 23 सी के साथ। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग
26 की ओर 25 हो गया। कोई तरह की समस्या हो प्लीज़ आप हमें अवगत कराएं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। हम आपको बताए थे कि ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर होगा, देखते हैं कहीं ऐसा दिया है तो क्वेश्चन नंबर बढ़ता है, कभी घटता बढ़ता नहीं घटता है। यस, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही इसका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब चलते हैं, आखिरी दो प्रश्न बच गया है। आखिरी दो प्रश्न कह क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कहता है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल का अनुपात होता है कितने के बराबर, ये पूछ रहा है। और इसके लिए हम आपको बताए थे कि इसका जो मान निकालने के बाद पिछले क्लास में शायद √2 आया था। तो देखते हैं √2 है क्या। ये नहीं होगा, √2 दिया है 1/, ये देखो इसके साथ हम जाएंगे। वैसे एक बार पीछे तुम चेक कर लेना, मेरा ही वीडियो में दिया हुआ बना के रखे हुए हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ऑप्शन बी। आखिरी जो प्रश्न कह रहा है कि टीवी प्रसारण यानी टेलीविज़न प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। तो इसके लिए हम बताए थे 30 मेगाहर्ट्ज से कितना बताए थे, 300 मेगाहर्ट्ज बताए थे ना। तो ऐसा ऑप्शन कहीं है यहाँ पे 30 HZ यानी हर्ट्ज से 300 HZ नहीं होगा, नहीं होगा। 3 किलो हर्ट्ज से ये भी नहीं होगा। 30 मेगाहर्ट्ज, यस, ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही होगा। तो 28 का जो सही उत्तर होता है वो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। तो इस तरह से 2015 का जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हो जाता है समाप्त। बहुत इंपॉर्टेंट हमने बतलाया, एक प्रश्न बस HW दिया, ज़्यादा नहीं दे पाया। लेकिन इस देखते हैं 2016 में कि कितना क्वेश्चन आप टकराता है 2015 से। कई बार हम देखते हैं कि 2015 यानी प्रीवियस पेपर वाला जो है ना, कुछ प्रश्न उठा के दे देता है। अगर जैसे 22 में 21 में जो एग्ज़ाम हुआ है तो हो सकता है एग्ज़ाम 2021 का जो प्रश्न हो लगभग 25 से 30% पूछ दे। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि नहीं 2 साल पहले का पूछता है, तो नहीं, हम जो है ना कम से कम आपको 6 साल पहले का प्रीवियस पेपर बना देते हैं और इसको आप देख लें। बाद में नहीं देखेंगे तो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को देखो, बढ़ा के मत देखो, जितना बात बोले हैं उसको सुनो समझो। हम जानते हैं तुम महान हो, लेकिन कितना महान बनोगे। चलते हैं अब 2016 की ओर। 2016 का जो प्रीवियस पेपर है उसका जो पहला प्रश्न है वो आपके बोर्ड पे है। ये हम आपको दे देते हैं HW, चूँकि HW आरंभ करते हैं आज हम HW से ही। प्रश्न को पहले हम पढ़ के समझा देते हैं। प्रश्न कहता है कि P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए। यानी P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव है और उसको हम क्या करते हैं तो E वेक्टर वाला है ना, उसमें जो है हम रख देते हैं। याद आ रहा है, तस्वीर बनाए थे। तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टॉर्क का मान क्या होगा, और टॉर्क के बराबर क्या बताए थे, PE sin थीटा बताए थे इस तरह से। तो आपको बतलाना है कि इसमें उत्तर क्या होगा। मैंने सूत्र लिख दिया है लेकिन वैसा सूत्र यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पर जाएंगे तो साइन और कॉस के बारे में आप जान जाएंगे। फैक्टर चैप्टर में मैंने फर्स्ट ईयर में बतलाया था, क्लास 12th में है। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है आज का HW हो गया। इसका सही जवाब आप देंगे। आपके प्रश्नों, हमारे द्वारा पूछा गया प्रश्नों का जब आप उत्तर देते हैं ना तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो 2000 लिख देंगे कि 2016 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना उत्तर आपका ए होगा। तो आप बता देंगे। अगले क्लास में जो बच्चे सही उत्तर देंगे मैं उनका नाम लेके बताऊंगा कितने बच्चे उत्तर सही दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिए गए चित्र ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी, यानी ए और बी के बीच तुल्य धारिता का मान पूछ रहा है। तस्वीर को जब देखते हैं तो ये मिश्रित दे दिया है, श्रेणी और समानांतर दोनों दिया हुआ है। और आपको बताए थे कि अगर प्रतिरोध का जो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है वो धारिता में समानांतर का हो जाता है और धारिता का जो श्रेणी होता है उसका प्रतिरोध में समानांतर हो जाता है। तो खैर यहाँ पे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस तरह का, ये प्रतिरोध का चित्र है और प्रश्न में भी प्रतिरोध ही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। ये तो है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है इसमें 1/c सफिक्स में सीरीज कैपेसिटर 1/c1, C1 का वैल्यू 6 दे दिया है और प्लस C2 का वैल्यू 6 दे दिया है। कहने का मतलब, ये सवाल को हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं, थोड़ा आप लोग समझना। तो
1/CS सफिक्स में S बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। दोनों का लॉस निकालेंगे तो 6, भाग देंगे बारी बारी से, पहले इसको देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इससे देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 2/6, काटेंगे तो 1/3, यानी 1/CS बराबर 1/3। अगर ये पलट जाएगा तो भैया ये भी पलट जाएगा, यानी CS का मान निकल गया 3। क्लियर। तो दोनों तस्वीर जब जोड़ेंगे, ये तस्वीर इस तरह से जो बना हुआ है ना जी, तस्वीर इस तरह से, तो इन दोनों को जोड़ने पर मान कितना प्राप्त हुआ, दोनों मिलके 1 बन गया, दोनों मिलके कितना बन गया, 1 बन गया, और इसका मान आ गया 3। अब इसका मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो ये समानांतर क्रम में आ गया ना, और इसके लिए CP बराबर हम बताए थे C1 + C2, तो उसकी C1 + C2 बन गया CS, और इसका C3 है तो C3 का यहाँ पे डाल देंगे भाई लोग। कहने का मतलब जब मान पुट करेंगे तो CP बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6 बराबर 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये माइक्रो में दिया था इसका मात्रक। तो देखते हैं ऑप्शन में कहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 9 माइक्रोफैराड नहीं है, 18 नहीं, 9 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, तो ऑप्शन C जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लो भैया रिपीट हो गया प्रश्न, मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस पेपर पूछता है और पूछ दिया है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो ये प्रश्न आपका रह गया HW, इसको आप बना के दिखाएंगे। लो भैया क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है, तो ये प्रश्न भी आपका हो गया HW, ये भी हमने अभी जस्ट बताया था ऊपर में। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर, कहता है लेंज का नियम संबंध है। लो फिर से वही सेम टू सेम प्रश्न पूछ दिया है, यानी प्रीवियस ईयर 2015 का 2016 में देख रहे हो ना, जो 3 प्रश्न अभी तक रिपीट हो चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आपका रहा HW प्रश्न। इसका जवाब आप देंगे कि सर 2017 का क्वेश्चन नंबर इतना का इतना, इतना का इतना आंसर होगा, हम इंतजार करेंगे, प्लीज आंसर बताना। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। देखो उसमें पूछ रहा था प्रतिबाधा यानी Z का मान, और अभी पूछ रहा है शक्ति गुणांक होता है यानी LR परिपथ का। इसको बनाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, तो हम ऊपर चलते हैं, ये जगह काफ़ी अच्छा है, दिया हुआ है, तो हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। LR परिपथ यानी इस तरह का, ये L यानी प्रेरकत्व, और इस तरह का दे देंगे तो ये हो गया प्रतिरोध, यानी L और ये आपका हो गया R, ये LR परिपथ हो गया। और इसमें अगर देखा जाए इसी की बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 6 की बात, तो इस तरह का तस्वीर बना देंगे, और आपको हम बताए थे शक्ति गुणांक cos फाई बराबर होता है R/Z। क्लियर। R का मतलब हो गया ओमीय प्रतिरोध, नोट करते जाओ, ओमीय प्रतिरोध, और Z का मतलब हो गया प्रतिबाधा। क्लियर, इसको समीकरण तुम फर्स्ट मान लो, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ तुम देखना, हम लोग जानते हैं कि LRC का जो प्रतिबाधा होता है वो Z होता है। LRC परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है वो क्या होता है, Z होता है, और Z बराबर तुम लोग को पता है कि √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर XL का मतलब होता है प्रेरण प्रतिघात, और XC का मतलब हो जाता है धारतीय प्रतिघात। क्लियर। लेकिन प्रश्न में तो LR परिपथ के बारे में पूछ रहा है, C थोड़ी दिया हुआ है, तो C का नहीं दिया है, यहाँ तो XC है, तो इसका वैल्यू आप नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर। तो XL में से ये 0 घटेगा तो XL ही ना बचेगा, कहने का मतलब Z बराबर आपका बच गया R² प्लस XL, चूँकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, क्या आपने मान लाया, Z बराबर क्या लाया, √R² प्लस XL का स्क्वायर। क्लियर। और तुमको पता है कि XL बराबर होता है ω_L, तो यहाँ पर अगर ω_L हम पुट करते हैं तो Z बराबर हो जाएगा √R² प्लस ω²L² हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हम, ये देखो अच्छे से देख रहा है ना, और वीडियो को बढ़ा के मत देखना, काफ़ी अच्छा से हम बतला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस तरह का सवाल पूछ देगा ना तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो देखो बना सकते हो, पढ़ते हो तो बना ही लोगे ना। तो Z हो गया। अब चलते इसको मान हम रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट क्या है, cos फाई बराबर क्या था R/Z। Z का मान तुमने अभी क्या लाया, तो R² प्लस ω²L², रूट में था, ये आ गया, यानी cos फाई बराबर इतना आ गया। तो ऑप्शन देखते हैं ऐसा कहीं है, चलते क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कहीं ऑप्शन है, नहीं है, नहीं है, R/, यही ना लाए थे। लो मिल गया ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आप समझ गए होंगे तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके, सर क्वेश्चन नंबर 6 हम बेहतर ढंग से समझ गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकी हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल आधी हो जाती है। सॉरी, इसमें लिखा नहीं है लेकिन ऐसा होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो देखते हैं कहीं आधा है, दोगुना है, आधा। यस, ऑप्शन बी जो है इसका परफेक्ट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। देखो हमारी कोशिश हमेशा होती है ना कि सही उत्तर हम आपको बतलाएं, लेकिन कभी एक आध दो जो होता है ना बोलने के क्रम में मिस कर जाते हैं, बोलना होता है कुछ और बोला जाता है कुछ, तो इस पर आज हम ध्यान रख रहे हैं। खैर, तुम लोग बता देना कि वीडियो अच्छा लगा तो बताओगे हाँ अच्छा लगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, समय बहुत कम बचा है, ज़्यादा लेंथ का वीडियो बनाना भी उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछ रहा है कि खगोलीय दूरदर्शक का मतलब दूरबीन होता है ना, खगोलीय का मतलब होता है जैसे आकाश, एस्ट्रोनॉमिकल बात करते हैं ना, आकाश में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, अगर देखना है तो दूरदर्शी से लोग देखते हैं, तो उसका कहता है अंतिम प्रतिबिंब होता है। ये प्रश्न आपको हम बतलाए हैं, तो ये प्रश्न भी आज HW रहा, ये बतलाए थे, तो देख लेना। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो सबसे पहले बीटा किरण क्या होता है, एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी जो स्पीड होती है ना वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है, ये बात याद रहेगा। तो ये किसमें विक्षेपित होती है, तुमको पता है, ये चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है। तो देखते हो ऑप्शन क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं हो, केवल लग गया तो नहीं होगा, केवल फिर लग गया नहीं होगा, हाँ चुंबकीय एवं विद्युत दोनों दिया है, तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से रिपीट हो गया, 2015 का ये सवाल, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, ये भी प्रश्न आपका HW हुआ। आप इसका जवाब देंगे तो हम 2017 और 18 का भी प्रीवियस पेपर बना के लाएंगे, अगर नहीं देंगे तो फिर बनाने का कोई मकसद नहीं रह गया। क्वेश्चन नंबर 11, चूंकि आपके लिए ये प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है, तो भाई आप ही लोग ने इसका उत्तर दोगे, लो प्रश्न ये भी रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 64 समरूप बूंदे जिनके प्रत्येक क्या प्रश्न को पढ़े हैं, वही प्रश्न वही रिपीट आ गया। चौथा या 5वां प्रश्न भी आपका 3 और 2 5, यस 5 प्रश्न आपका वही 2016 का प्रीवियस पेपर आ गया, 2015 का, तो ये भी प्रश्न आपका HW, यानी 10 और 11 HW। अब अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत परिपथी, ये कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन 2015 का ही ना हम लोग बना रहे हैं, 16 का ही ना बना रहे हैं कि सब 15 का फिर से बना रहे हैं, देख लेते, नहीं 2016 ही है, बिल्कुल सही है। लो, ये प्रश्न भी रिपीट हो गया, यानी ये भी आपका HW, यानी ये जो 3 प्रश्न है इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे, यानी 3 और उधर हो गया 3 6, यानी 7 प्रश्न आप देख रहे हैं ना कि रिपीट कर दिया गया है, तो इसका भी आप उत्तर हमें बताएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की बीमा, विद्युत वाहक मतलब EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो डायमेंशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, और इसके लिए हम बताए थे कि इसका डायमेंशन फ्रो ml² T⁻³ A पर पावर -1 होता है, कहीं कहीं ए के बदला आई भी दे देता है, तो कंफ्यूज मत करना। देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहीं है, ई तो होगा ही नहीं, ml T⁻², I⁻1 मिल रहा है क्या, m तो मिल रहा है, L² मिल रहा है, T⁻³ नहीं, 2 ये भी नहीं होगा, ये फिर होगा ही नहीं। अब बच गया ऑप्शन डी, मिला लो भाई एक बार, m ठीक है, L² ठीक है, T⁻³ ठीक है, आई दिया या ए दिया, कोई बात नहीं, आई मतलब विद्युत धारा को हम लोग सूचित करते हैं, आई से नहीं इस तरह से बनाते हैं, सूचित करते हैं, और इसका मात्रक एम्पियर होता है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। कंफ्यूज मत करना, ये घुमा फिरा कर किसी तरह से पूछ सकता है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है, और एम्पियर घंटा जो होता है ना वो मात्रक होता है किसका, तो आवेश का, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर होता है I गुने T, और I मतलब विद्युत धारा यानी एम्पियर, और T मतलब सेकेंड, सेकेंड नहीं है तो बड़ा मात्रक आप घंटा दे दें, तो एम्पियर घंटा की बात कर रहे हैं, तो इसका मात्रक हम लोग जाएंगे आवेश के साथ, B के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर B होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, ऐसा हमने बतलाया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा हम लोग जाएंगे ओम के साथ, यानी ओम जो है ऑप्शन बी इसका भी होगा। अब 16 प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण स्लेब में प्रवेश करती है इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, घटता है, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही होगा। ओहो, देखो ये प्रश्न, खैर छोड़ो, कुछ बोलने वाले थे लेकिन बोलेंगे नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जब किसी एमीटर को संट किया जाता है, संट का मतलब क्या, कम प्रतिरोध का एक तार होता है जो गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा में है ना, गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा में इसके समानांतर क्रम में क्या होता है, लगाया जाता है, यानी कम प्रतिरोध का एक तार होता है संट।
तो इसका जो क्या कह रहा है प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जब किसी ए मीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप की सीमा क्या होती है? तो इसकी माप की सीमा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन में देखते हैं कहीं ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बढ़ती है, दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया। स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? ये प्रश्न आपका रह गया HW। इसका उत्तर आप देंगे। ये प्रश्न भी हम इसका उत्तर बतलाए थे इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है तप्त तार ए मीटर मापता है, क्या मापता है? यानी प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है? तो पता है कि तप्त तार ए मीटर है ना, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का मूल औसत वर्ग धारा को मापता है। तो ऑप्शन में कहीं ऐसा है उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत वर्ग। यस, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसी ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब क्या? तो N2 का जो है मान बड़ा होता है N1 से, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसा कहीं N1 बड़ा है N2 से, नहीं, N2 बड़ा है N1 से, यही ना लिखें। यस, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, कितना बार ये प्रश्न रिपीट होगा पता नहीं, ऑप्शन जाते हैं हम लोग डी के साथ। अब चलते हैं अगला प्रश्न जो है फिर से रिपीट हो गया कि डायनेमो के कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ये प्रश्न आपका HW रहा, अभी हमने बतलाया है और कई बार बतलाया था, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं कि चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। कहीं है क्या? जूल T⁻², एम्पियर। यस, ऑप्शन बी जो है, आगे देख लेते हैं, एम्पियर नहीं, यस, ऑप्शन बी जो है इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कुल आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल डिफ्रैक्शन पर ये कार्य करता है। तो कहीं ऑप्शन देखते हैं, प्रकीर्णन नहीं, अपवर्तन नहीं, वर्ण विक्षेपण नहीं दिया, ऑप्शन डी दिया है। ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला जो प्रश्न है कह रहा है जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कहीं बढ़ना है, तो बढ़ना है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आपसे कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, क्या होती है? तो आपको पता है hc/λ बताए थे ना, फोटोन की ऊर्जा P बराबर। तो ऑप्शन कहीं hc/λ नहीं है, hc/λ बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 को देखें, कहता है निम्नांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है? किसे लिख दिया है, मतलब किसका महत्तम होगा? महत्तम मतलब अधिकतम, मैक्सिमम वेधन क्षमता किसका होता है? तो गामा का होता है। तो देखते गामा है, एक्सरे नहीं, कैथोड, अल्फा, गामा है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते, पी मतलब पॉजिटिव टाइप, एन बताए थे ना एन टाइप निगेटिव टाइप, इसका तो वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, और पी टाइप का क्या बताए थे? होल होता है। तो देखते हैं कहीं हॉल दिया है, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हॉल, यस हॉल दिया है। तो 28 का ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो आखिरी प्रश्न है इसका सही उत्तर हम जाएंगे बी के साथ। देखो रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, एक बात बता रहे हैं, ये अगर आप हमारा वीडियो को समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ गए होंगे, तो इसको शेयर कर देना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है ऑब्जेक्टिव का सीरीज आ रहा है, तो उन बच्चों के लिए आप मददगार साबित हो सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और जो दूसरों का हेल्प करता है उसको उसका हेल्प ईश्वर करते हैं। तो ये समझ के ही, कोई पैसा लगता नहीं, शेयर कर देना वीडियो को। और नेक्स्ट जो वीडियो है आपको हम 27 को उपलब्ध करवा देंगे, सॉरी 26 को उपलब्ध करवा देंगे। और टाइमिंग हमारा कोशिश रहेगा कि 3 बजे दोपहर से पहले ला के डाल दें। तो कल का जो सेट होगा, कल का जो सीरीज होगा वो 2017 से लेके 2018 का प्रीवियस पेपर होगा। अगर तुम लोग वीडियो अगर चाहते हो कि एक दिन 2 वीडियो लाएं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करोगी सर हमको 2019 का और 20 का भी वीडियो इसी में डाल दीजिए, तो हम डाल देंगे। तो आप अपना ख्याल रखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।